कल आपको हमने बताया था पोलराइजेशन, उसी के आगे जो अगला टॉपिक है वो आपका पोलराइजेशन कितने टाइप से होगा। तो सबसे पहले आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट की। और अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे ड्रॉ करना है कल आपको समझाया था हमने। हर बार लिखेंगे आप अनपोलराइज्ड लाइट, उसके नीचे डायग्राम बनाएंगे अनपोलराइज्ड लाइट का। ये बन गई आपकी अनपोलराइज्ड लाइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको पोलराइजर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि पोलराइड की। तो आपको किसी एक रे को पकड़ना है और इसको द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमने आपको कल बताया था कि जो आपकी इंटेंसिटी है वो आपकी क्या होगी बेटा, आई नॉट। और आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, 100%, यानी यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे ही आप इसके ठीक सामने या तो वर्टिकल क्रिस्टल रखेंगे या फिर हॉरिजेंटल क्रिस्टल रखेंगे। सपोज हमने वर्टिकल क्रिस्टल लिया और वर्टिकल क्रिस्टल को इस प्रकार रख दिया, तो वर्टिकल वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, यह आपका बन गया पोलराइड। इस पोलराइड से वर्टिकल वाली लाइट रेज पास होंगी बट हॉरिजेंटल वाली सारी लाइट रेज एब्जॉर्ब हो जाएंगी। यहाँ इसके नीचे लिखेंगे पोलराइड। वर्टिकल वाली लाइट रेज को कुछ को आपको रिप्रेजेंट कर देना है। सपोज हमने ये 2-3 लाइट रे ऐसे बना दी, यहाँ हमारी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, I0/2, जस्ट हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है 50% लाइट आपकी रिमेनिंग बच रही है। यहाँ पे हमने इन दोनों के बीच का एंगल कितना लिया है, θ=0। अगर वर्टिकल में हम θ=0 लेते हैं और कोई दूसरा पोलराइड फिर से इसके सामने रखते हैं, सपोज दैट ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है, हमने एक पोलराइड लिया, इसको नाम दिया P1 और हमारा थीटा कितना है, 0 है। तो इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लेंगे, इसके ठीक सामने एक और पोलराइड क्रिस्टल रखते हैं। यहाँ पर हमने फिर से एक नया पोलराइड क्रिस्टल लिया और इसको अगेन वर्टिकल पोजीशन में रखा। जैसे ही आपने वर्टिकल पोजीशन में रखा तो अब आपको एक नया एजम्पशन लेके चलना है। ये जो आपकी 50% लाइट है, यहाँ पे सपोज करिए अगेन ये इस पोजीशन के लिए 100% है, मतलब यहाँ से कोई चीज़ हमको मिली वो 100% थी, यहाँ से मिलने के बाद यहाँ वो 50% हो गई। तो जो हमको मिला है हमारे लिए तो 100% है ना, अब ये हमारे लिए 100% है। अब अगर इस क्रिस्टल के बीच में और इस क्रिस्टल के बीच का एंगल अगर θ=0 डिग्री है तो यहाँ पर आपकी लाइट की इंटेंसिटी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पर अगेन उतनी ही इंटेंसिटी से उतनी ही लाइट रेज इमर्ज होंगी जितनी कि यहाँ पर हो रही हैं, यानी कि यहाँ की भी इंटेंसिटी कितनी होगी, I0/2। बात समझ में आई। तो इस पोजीशन के लिए हमारे लिए ये क्या 100%, तो ये फिर हमारे लिए 100% हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो यहाँ 100%, यहाँ 50%, अगेन यहाँ 50%। बात समझ में आई। आपने इसको नाम दिया P1, ये आपका सेकंड पोलराइड है, इसको आपने नाम दिया P2। ये सारी कंडीशन बिल्कुल क्लियरली समझते हुए चलिएगा, यहीं पर न्यूमेरिकल हमें फंसाएगा। अब सपोज करिए हमने दूसरा डायग्राम लिया और सेम एज इट इज़ हम हॉरिजेंटल के लिए भी करेंगे, वहाँ भी हम θ=0 लेंगे।
सबसे पहले अनपोलराइज्ड लाइट बनाएंगे। ये हमने बनाया अनपोलराइज्ड लाइट। इसके नीचे लिखेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। अगेन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यहाँ लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यहाँ भी लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अब आपको क्या करना है भैया, अगेन आपके लिए ये क्या है, आई नॉट इज इक्वल 100%। अब अगर ये 100% है, इसके सामने आप एक क्रिस्टल रखोगे जो आपका हॉरिजेंटल क्रिस्टल है। इसमें लाइंस हॉरिजेंटल फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। ये बन गया आपका हॉरिजेंटल क्रिस्टल। यहाँ लिखेंगे पोलेराइड। पोलेराइड को नाम दे दिया हमने P1। अब यहाँ से हॉरिजेंटल वाली सारी लाइट रेज डॉट डॉट के फॉर्म में यहाँ से इमर्ज हो जाएंगी और आपको इस तरीके से इस इंटेंसिटी को I0/2 रिप्रेजेंट करना है, जो इसकी इंटेंसिटी का 50% है। अब अगर हम इसी को लाइट सोर्स मान लें तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अगेन 100% हो जाएगा। फिर से ध्यान से लैंग्वेज सुनिए। अनपोलराइज्ड लाइट का पोलेराइड क्रिस्टल से गुजरने के बाद ये इंटेंसिटी 50% रिमेनिंग है, बट अगर हम इसी को न्यू लाइट सोर्स सपोज करते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब अगेन पोलेराइड के बीच का एंगल हमने थीटा इज इक्वल 0 लिया। अब अगर हमने थीटा 0 लिया, हमें फिर से नया क्रिस्टल लेना है और इस क्रिस्टल को अगेन हॉरिजेंटल पोजीशन में रखना है। अब जितनी इंटेंसिटी हमको पोलेराइड के बीच में मिली है उतनी इंटेंसिटी हमें पोलेराइड के बाद में भी मिलेगी सेम अमाउंट में। तो यहाँ पर आपको फिर से डॉट 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 ऐसे रिप्रेजेंट करना है और ये इंटेंसिटी भी आपकी क्या होगी, I0/2 यानी कि 50%। एजम्पशन मानोगे तो ये भी 100% है। यहाँ आप लिखो तो 50% किसका, स्टार्टिंग वाले का, लेकिन अगर हम न्यू सोर्स के अकॉर्डिंग माने तो ये क्या है, 100% है। बात समझ में आई, नहीं आई अभी। इनिशियल पोजीशन में अनपोलराइज्ड लाइट है, इनिशियल पोजीशन में यहाँ भी अनपोलराइज्ड लाइट है, फाइनल पोजीशन में आपकी पोलराइज्ड लाइट है, यहाँ भी फाइनल पोजीशन में पोलराइज्ड लाइट है। ये वर्टिकल पोजीशन की है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन की है। कल हमने आपको एक एक क्रिस्टल लेकर बताया था, आज हम आपको दो दो क्रिस्टल लेकर के बता रहे हैं कि ये आपका एक क्रिस्टल है। जैसे ही यहाँ से लाइट इंटर करेगी इसका 50% पार्ट रिमेनिंग होगा, फिर यहाँ से लाइट किसी और क्रिस्टल में इंटर करेगी, अब इसका 100% पार्ट रिमेनिंग आ रहा है, यानी जितनी इसके पास थी उतनी ही इसके पास है। बात समझ में आई, नहीं आई अभी? इतनी बात क्लियर है? इसको पहले नोट करिए। नोट हो गया बेटा? पीछे सबका नोट हो गया? इरेज कर दे। ऊपर वाला फिर से बता दे। सबसे पहले आपकी अनपोलराइज्ड लाइट थी। अनपोलराइज्ड लाइट आपने लेने के बाद में इसके सामने वर्टिकल पोजीशन में टूरमैलिन क्रिस्टल रख दिया। क्रिस्टल रखने के बाद में इससे वर्टिकल वाली सारी लाइट रेज पास हो जाएंगी, बट हॉरिजॉन्टल वाली ये सारी लाइट रेज एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारे लिए ये 100% था। जैसे ही लाइट इससे वर्टिकल वाली पास हुई, अब इसका कितना अमाउंट बचा, 50%। 50% बचने के बाद में इसके ठीक सामने हमने फिर से वर्टिकल पोजीशन में एक पोलराइड रखा। जैसे ही हमने रखा तो वर्टिकल अब इसके पास भी है, वर्टिकल पोजीशन में ये भी रखा है, तो सारी की सारी वर्टिकल वाली पास हो जाएंगी। जो हमारे लिए इसका 50% था वो इसके लिए क्या कर रहा है, 100% का काम कर रहा है। तो 100% की 100% पास हो गई। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो ये भी 50% है, ये भी 50% है, किसका, अनपोलराइज्ड लाइट का। बात समझ में आई? साइलेंट में लगा लो उसको।
अब हमने थीटा ले लिया 90 डिग्री और अगेन अनपोलराइज्ड क्रिस्टल को बना के रखा। सबसे पहले आपको अनपोलराइज्ड क्रिस्टल बनाना है, उसके बाद में दो में से कोई एक कंडीशन, आप चाहे तो पहले वर्टिकल पोजीशन में पोलराइड को बना सकते हैं, बाद में हॉरिजेंटल बना सकते हैं, या पहले हॉरिजेंटल बना सकते हैं बाद में वर्टिकल बना सकते हैं। तो हमने थीटा को दोनों पोजीशन में 90 लिया, अगेन हमने ड्रॉ किया अनपोलराइज्ड लाइट। बेटा थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ भी रख लो, जीवन भागा नहीं जा रहा है ना, तुम कहीं जाओगे। इस तरीके से हमको अनपोलराइज्ड बना लेना है। अनपोलराइज्ड लाइट, इसके ठीक सामने हम बनाएंगे हॉरिजेंटल में पोलराइड क्रिस्टल, ये हमने रख दिया हॉरिजेंटल पोलराइड, इसको नाम दे दिया P1। दोनों कंडीशन सेम ही है। यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी 100% है, I0 हमने लिख दिया 100%। यहाँ से लाइट पास होगी तो लाइट पास होने के बाद में वर्टिकल वाली क्रॉस कर जाएगी, हॉरिजेंटल वाली एब्जॉर्ब हो जाएगी। यहाँ से ये इस तरीके से हमने वर्टिकल वाली इंटेंसिटी शो किया। ये 50% है किसका, I0 का, तो ये हो जाएगी I0/2। अब ये एजम्पशन मानने पर 100% है, क्योंकि अब न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अगर हाइगेंस की थ्योरी में आप बिलीव करते हैं थोड़ा बहुत, तो उसने कहा था एवरी वेवलेट्स क्रिएट अ वेव फ्रंट, और अगर खुद एक वेव फ्रंट है तो वो एक न्यू लाइट सोर्स का काम करता है। तो हमने पहले वेव फ्रंट बनाया था, फिर सेकेंडरी वेवलेट्स बनाई थी, और हर सेकेंडरी वेवलेट्स एक नया वेव फ्रंट बना रहा था। अगर एक टेंजेंट क्रिएट कर दो कॉमन, तो यहाँ पर ये खुद एक नया सोर्स हो जाएगा। अब अगर ये नया सोर्स है तो 100% बिलीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको ठीक इसके सामने अगेन हॉरिजेंटल वाला रखना है। यहाँ पे आपने हॉरिजेंटल टूरमैलीन क्रिस्टल रख दिया। अब जब ये वर्टिकल था तो इसने सारी की सारी हॉरिजेंटल लाइट रेस को एब्जॉर्ब किया और वर्टिकल वाले को अपने में से पास होने दिया। अब इसके सामने ठीक हॉरिजेंटल रखा हुआ है, अब ये वर्टिकल वाले को पास नहीं होने देगा। तो जितनी भी इंटेंसिटी यहाँ पर आपकी होगी अमाउंट में, वो सारी की सारी इंटेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये सारी इंटेंसिटी को यहाँ क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि आपने पहले वर्टिकल रखा, फिर आपने क्या रखा, हॉरिजेंटल, और वर्टिकल और हॉरिजेंटल के बीच का एंगल कितना कर दिया, 90 डिग्री कर दिया। क्लियर है ये बात। इसके बाद ध्यान से देखिए, आपने फिर से अनपोलराइज्ड लाइट लिया, इसको आपको लिखना है पोलराइड P2। अब आपने यहाँ P1 बनाया, सारी की सारी आपकी हॉरिजेंटल वाली लाइट रेस पास होंगी, बट वर्टिकल वाली पास नहीं होंगी, वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगी। फिर आपने क्या किया, ठीक इसके सामने आपने इस बार वर्टिकल पोलराइड रखा। जैसे ही आप वर्टिकल पोलराइड रखोगे बेटा, ये सारी की सारी हॉरिजेंटल वाली लाइट रेस को फिर से एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा, जो आपकी इंटेंसिटी यहाँ 50% है अनपोलराइज्ड लाइट का, I0/2, एजम्पशन आपने 100% किया था, और यही इंटेंसिटी इस पोलराइड से पास होने के बाद क्या हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी। यानी कि अगर कोई दो पोलराइड अनपोलराइज्ड लाइट के ठीक सामने 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, तो लास्ट में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपका एंगल कितना होना चाहिए, आप बिना सॉल्व किए इंटेंसिटी 0 लिख के चले आओ, सवाल गलत नहीं है, क्योंकि दोनों क्रिस्टल कैसे रखे हुए हैं, 90 डिग्री में रखे हुए हैं। बात समझ में आई। तो एक पहले वर्टिकल वाले में 50% को पास होने देगा, फिर दूसरा 50% को पास नहीं होने देगा। ये 50% को पास होने दे रहा है, ये पास नहीं होने दे रहा है। ओवरऑल लाइट क्या हो जाएगी, पोलराइड के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये बात समझ में आई। यहाँ पे लिखना नहीं भूलेंगे,
हर बार लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। यहां भी लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। फिर से इसको बनाइए। नोट हो गया बच्चा? पीछे सबका नोट हो गया? अमन देखो भैया दोबारा से देखो इंटेंसिटी जीरो कैसे हुई। ये भाई साहब हैं सूरज, जो हमको अनपोलराइज्ड लाइट देते हैं, ठीक। इन्होंने हमको 100% लाइट दी, हमने एक क्रिस्टल रख दिया इसके सामने जो इसकी इंटेंसिटी को जस्ट हाफ कर देता है। अब जैसे ही ये हाफ करेगा तो सपोज करो इन्होंने हमको 100% इंटेंसिटी दी, जस्ट हाफ कितना होगा बेटा? 50%। हमने इसके सामने ठीक एक और क्रिस्टल रख दिया। पहले जो हमने क्रिस्टल रखा था वो वर्टिकल पोजीशन में था, दूसरी बार हमने जो क्रिस्टल रखा वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था। अब क्रिस्टल का काम क्या होता है कि जिस पोजीशन में वो रखा है, अगर उस पोजीशन से कोई लाइट पास हो रही है, वर्टिकल है और वर्टिकल वाली कोई आ रही है तो उसको पास होने देता है, और अगर वर्टिकल नहीं है तो वो उसको पास नहीं होने देता है। तो ये वर्टिकल वाले को पास होने दिया, 50% हॉरिजॉन्टल को एब्जॉर्ब करके खुद 50% वर्टिकल वाली इंटेंसिटी लेकर बैठ गया। अब यहाँ से जितनी भी लाइट गई है वो 50% है। अब अगर ये नया सोर्स बनेगा तो ये कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अब इसके लिए, इस पोलेराइड के लिए तुम इसको चाहे 50% मानो चाहे 100% मानो, ये वर्टिकल वाले को पास नहीं होने देता है। तो जितनी भी वर्टिकल लाइट रेज अब आपके पास हैं ये सारी की सारी एब्जॉर्ब करेगा, इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। बात समझ में आई? नहीं आई? यहाँ देख लो फिर से ये भाई साहब सन हैं, इन्होंने हमको 100% इंटेंसिटी दी, इसके ठीक सामने हमने हॉरिजॉन्टल पोलेराइड रखा। ये क्या करेगा? वर्टिकल वाले को बिल्कुल पास नहीं होने देगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइट रेस को पास होने देगा। ओवरऑल फिर से क्या मिल गई हमको? 50%। अगर नया सोर्स है तो 100%। अब इसके ठीक सामने आपने वर्टिकल रख दिया, तो बेटा अगर कोई वर्टिकल होगा तब पास होगा ना। अब कोई वर्टिकल है ही नहीं यहाँ, तो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल वाली फिर से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ओवरऑल इंटेंसिटी अब आप चाहे इसको 50 मानो चाहे 100 मानो, फिर से क्या हो गई? जीरो हो गई। बात समझ में आई? नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको देखना है कि अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये तो स्पेशल केस है इसके, मतलब ये कन्फर्म है, ये फैक्ट है, इनको ना हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकते हैं। बात समझ में आई? अब हम क्या कर सकते हैं, हम कितनी इंटेंसिटी दे सकते हैं, कितनी बना सकते हैं। तो जो गॉगल्स वाली कंपनियां होती हैं ये अकॉर्डिंग टू पर्सन, जितनी जिसको नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ये चश्मे बनाती है। कैसे बनाती है उस बात को हमें ध्यान से समझना है। हमने जस्ट हाफ पार्ट डायग्राम का इरेज कर दिया, ठीक, और अब हम एक ही डायग्राम बनाएंगे। अब आप चाहे इसको हॉरिजॉन्टल वाला समझिएगा चाहे वर्टिकल वाला समझिएगा। हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू सपोज कर ली थीटा। बात समझ में आई? इस बार हमने कोई एंगल कंफर्म नहीं किया कि 0 है कि 90 है कि 60 है कि 30 है। अब हम एक जनरल फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं जो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल के देगा कि अगर हम इतना एंगल रख दें तो इतनी इंटेंसिटी मिल जाएगी, इतना एंगल रख दें और घुमा घुमा के पोलेराइड को एडजस्ट कर लें और इतना एंगल बनाएं तो इतनी इंटेंसिटी मिलेगी, इतना बनाएंगे तो इतनी इंटेंसिटी मिलेगी। अब कैसे बनाएंगे ये बात आपको समझना है। बात समझ में आई? सबसे पहले आपको क्या करना है, अनपोलराइज्ड लाइट लेनी है, एक वर्टिकल पोजीशन में पोलेराइड लेना है, यहाँ से वर्टिकल पास हो जाएगी, ये आपकी 50% बच जाएगी, नए सोर्स के लिए 100% हो जाएगी। अब आपको सेकेंड पोलेराइड लेना है और इस सेकेंड पोलेराइड को आपको हल्का सा रोटेट करके रखना है, ऐसे ना। आपने इसको थीटा इज इक्वल 90 पे रखा
ना आपने इसको थीटा इज इक्वल 0 पे रखा। कुछ ऐसा पोलेराइड आपने इसी वर्टिकल वाले को सेम टू सेम लिया, इसके सामने रखा और रख के घुमा दिया। बात समझ में आई? अब जैसे ही आपने इसको घुमाया, यहां से जो लाइट रेज निकलेंगी, अब इनकी इंटेंसिटी कितनी होगी ना मुझे पता है, ना आपको पता है, और ना किसी और को पता है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एंगल के थ्रू अब नहीं निकल रही। यहाँ एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है, जो कंफर्म नहीं है कि थीटा कितना होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे आपको ये लाइट रेज जो यहाँ से पास होंगी, उनको आपको ऐसे ड्रॉ करना है, इस तरीके से। ये लाइट रेज आपकी ऐसे पास हो जाएंगी, जितना ऊपर बनाएंगे उतना ही नीचे बनाएंगे। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक, फिर से यहाँ नया डायग्राम बनाएंगे। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। हमारी लाइट अब ऐसे है, जो ना तो वर्टिकल है और ना ही हॉरिजेंटल है। अगर मैं इन सभी लाइट रेस को यहाँ से इरेज करके आपको समझाने के लिए सिर्फ एक रे को बचा लेता हूँ, सपोज करो ये एक रे ऐसे पास हुई। अब वर्टिकल पोजीशन कैसी होती है बेटा? ऐसे होती है। तो वर्टिकल वाले के बीच में और ये जो लाइट रेस पास हुई है, इसके बीच का एंगल अब कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। बात समझ में आई? नहीं आई? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब आपने बेटा बचपन से पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? आपके पास अगर दो एक्सिस हैं, सपोज करो हमने 2D डायग्राम बनाया। कैसा डायग्राम बनाया? 2D डायग्राम बनाया। वैसे तो अनपोलराइज्ड लाइट 3D होती है, बट आपको समझाने के लिए हमने एक 2D डायग्राम लिया। अगर यहाँ से कोई लाइट ऐसे पास हुई, अगर एंगल यहाँ बनता तो परपेंडिकुलर कहाँ क्रिएट होता? इस साइड में। अब एंगल कहाँ क्रिएट हो रहा है? इस साइड में। तो परपेंडिकुलर कहाँ क्रिएट होगा? इस साइड में। अगर हमने इसको ट्राइंगल दिया ABC और ये D, हमारा एंगल कौन सा है? ऊपर वाला। जरा ध्यान से देखो, ये यहाँ बन रहा है। हमारा पॉइंट A ये हो जाएगा, D ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कहाँ क्रिएट होगा? इस साइड में। नहीं समझ में आई बात? नहीं आई अभी? क्यों भैया? आपने मैथ में 2 टूल पढ़े हैं। पहला टूल है, अगर आपका जो एंगल बनता है वो बेस से बने, ये आपका बेस है, इस बेस से बनेगा तो आपका परपेंडिकुलर ठीक थीटा के सामने, ये तो सबको पता होगा कि थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? नॉर्मल होती है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी भैया। बात समझ में आई? तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं दोनों डायग्राम अलग अलग बना देता हूँ। यहाँ पे हमने एंगल को लिया नीचे से ऐसे, तो परपेंडिकुलर ये क्रिएट हो गया, इसको नाम दिया ABC। अब अगर ये थीटा है बेटा, तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड मान लेता हूँ कैपिटल A, इसको कोई और नाम दे देता हूँ मैं, इसको नाम दे दिया मैंने PQR नाम दे दिया, PQR। यहाँ भी नाम दे दिया हमने PQR, और यहाँ हमने नाम दे दिया S। ठीक। अब अगर हम कहें कि इसका एम्पलीट्यूड, लाइट में एम्पलीट्यूड होता है, हाइगेंस में बताया था, क्या बताया था? अगर याद हो तो, बीच बीच में काफ़ी खुल जाती हो तो, I बराबर 2 पाई f², यहाँ आया था A² रो V। बाकी सब कुछ लाइट के लिए कांस्टेंट होता है अगर सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है। रिजल्टेंट क्या आया था इसका? I प्रोपोर्शनल A²। प्रोपोर्शनल हटाया था, सबकी जगह कांस्टेंट K = 2 पाई f² रो V। ये ओवरऑल कांस्टेंट बन गया था लाइट रे के लिए। बताया था नहीं बताया था? तो हमारा इम्पैक्ट कौन डालेगा? एम्पलीट्यूड, जो डिस्प्लेस हो रहा है। अब अगर ये डिस्प्लेस हो रहा है तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा A cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा A sin थीटा। तो ये हो गया आपका A sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? लेकिन हमारे साथ ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, हमारे साथ जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है। हमारे साथ कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है? हमारे साथ ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है, जिसमें हमारा एंगल यहाँ से क्रिएट हो रहा है।
तो अगर ये बेटा थीटा है तो मैंने इसको नाम दिया था P, यहाँ पे नाम दिया था Q और यहाँ पे नाम दिया था मैंने R और इसको नाम दिया था ऊपर S, जो ज्वाइंट डायग्राम था हमारा, इसको हमने सेपरेट करके बना लिया, एक इस टर्म में एक इस टर्म में। अब अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब अगर ये परपेंडिकुलर हो गई तो मेरा हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहाँ जाएगा भैया, इसी डायरेक्शन में तो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट मेरा हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया a cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा a sin थीटा। अब चाहे आप यहाँ लिखो a sin थीटा, चाहे आप यहाँ लिखो a sin थीटा, और चाहे आप यहाँ लिखो a cos थीटा। तो मैंने हर जगह लिख दिया जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत दिखी कि मुझे लिख देना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा a sin थीटा, इस वाली साइड को हम फिर से लिख दे रहे हैं a cos थीटा। अभी भी समझ में नहीं आया क्या, अभी भी समझ में नहीं आया, आ गया समझ में कि कौन सा कंपोनेंट हमारे लिए एक्ट कर रहा है, बात समझ में आई नहीं आई। तो अगर बेटा ये कंपोनेंट यहाँ पे बन रहा है और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, a है, भाई कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा होगा लाइट वेव में। अब अगर वेव में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये बन जाएगा a cos थीटा, और जो लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी वो हो जाएगा बेटा a sin थीटा। हमारे लिए इम्पैक्ट कौन ला रहा है, टर्न कौन होना चाहता है, भाई यहाँ से वर्टिकल वाली ही तो टर्न होना चाहती है, तो इम्पैक्ट कौन ला रहा है, a cos थीटा। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है I प्रोपोर्शनल a स्क्वायर, तो वहाँ हमारा एम्पलीट्यूड a ही था, बट यहाँ हमारा एम्पलीट्यूड कितना है, I प्रोपोर्शनल a की जगह हमारे पास है क्या बेटा, पूरा पूरा a cos थीटा। वहाँ पर हमारे पास सिर्फ a था, हमारे पास कोई एंगल नहीं था। यहाँ हमारे पास क्या है, एक एंगल है जिसको हम एम्पलीट्यूड कंपोनेंट के साथ में लेंगे, a cos थीटा। जैसे ही आप प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट वैल्यू आएगी कैपिटल K, इसका स्क्वायर करोगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई नहीं आई। ये जो Ka स्क्वायर है यही तुम्हारा अनपोलराइज्ड लाइट की लाइट होती है, तो ये Ka स्क्वायर बन जाता है, Ka स्क्वायर हो जाता है किसके बराबर, I नॉट के बराबर। और यहाँ आप इसको हटा करके क्या लिखोगे, I नॉट, और ये हो जाएगा I बराबर I नॉट cos स्क्वायर थीटा। इसी को बोलते हैं मैलस लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, मैलस लॉ। ये तुम्हारा मैलस लॉ है। अब ध्यान से देख लीजिएगा, हमने आपको एक पोलेराइड रख के दिखाया, ठीक, उसके बाद हमने आपको डी थीटा 0 रख के 2 पोलेराइड रख के दिखाया, फिर थीटा 0 रख के 2 पोलेराइड रख के दिखाया, पोजीशन को घुमा घुमा के, फिर थीटा 90 किया दोनों पोलेराइड के बीच का, इंटेंसिटी 0 हो गई, फिर थीटा इज इक्वल थीटा किया दोनों पोलेराइड के बीच का। तो हमारी जो कहानी थी वो इर्द गिर्द घूम रही थी 1 या 2 पोलेराइड के। अब अगर पेपर में 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, तो हमको एक एक करके सॉल्व करना है। सपोज करो थीटा 0 90 कुछ नहीं दिया, अनपोलराइज्ड लाइट रखी है, कह रहा है यहाँ से लाइट पास हुई और इसके बीच का एंगल बन रहा है थीटा इज इक्वल 60। समझ में आई। तो आपको यहाँ थीटा 60 रखना है, सॉल्व करना है, और ये नोटिस करना है कि थीटा 60 बन कहाँ से रहा है। अगर थीटा इस तरफ से 60 बन रहा है तो बेटा फॉर्मूला यही लगेगा और थीटा 60 ही रखा जाएगा। लेकिन सपोज करो अगर उसने कह दिया तुम्हारा थीटा इस साइड से बन रहा है 60, तो तुम्हारे लिए कितना हो जाएगा, धोखा मत खा जाना वरना न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। आपको थीटा कौन सा लेके चलना है, क्योंकि तुम्हारा कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, a cos थीटा। तो अगर ये एंगल 60 दिया हो तो पहले 90 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देना, उसके बाद ही सवाल लगाना, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई। अब इस चैप्टर में मैलस के लॉ के जितने कॉन्सेप्ट थे कि मैलस में न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे, वो मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट बता दिया विद डायग्राम। थीटा 0 से लेकर के थीटा आप कुछ भी हो जाए, अब आपको मेरा कॉन्सेप्ट अगर लेके चलोगे और एक एक पोलराइड को सॉल्व करोगे तभी आप न्यूमेरिकल करेक्ट कर पाओगे। अगर आपने ओवर थिंकिंग या ओवर स्मार्टनेस दिखाई कि हम ओवरऑल एक ही बार में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे, ये हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम इसको एक बार में निकाल लेंगे, तो बेटा नहीं निकाल पाओगे।
ये केवल एजम्पशन तभी पॉसिबल है जब आपके थीटा की वैल्यू कन्फर्म हो, या तो 0 हो या तो 90 हो। अगर थीटा 0 या 90 नहीं है तो आप हर बार इंटेंसिटी फाइंड करोगे और अगले वाले के लिए वो इंटेंसिटी जो आएगी वो 100% की तरह काम करेगी। नहीं समझ में आई? इसीलिए मैंने तुमको हर बार एजम्पशन लिख के दिखाया कि इसके लिए ये कितना है, 100% हो जाएगा। फिर यहां से जो पास होगी, अब ये क्या बन गई, फिर नया सोर्स बनेगी, ये फिर 100% होगी। सपोज करो इसके ठीक सामने कोई और पोलेराइड रखा हो तो ये फिर 100% बन के फिर पास होगी। बात समझ में आई? नहीं आई अभी? मैलस का नियम समझ में आया? ये कैसे आया? मैंने आपको कंबाइंड डायग्राम बना के दिखाया, सेपरेट करके दिखाया, फिर सेपरेट करके दिखाया, फिर मैं अपने रियल डायग्राम में आ गया जहां मुझे आना चाहिए था, जहां आपको होना चाहिए था। मैंने आपको बता दिया कि ये वर्टिकल हो जाएगा बेटा आपका, ये हॉरिजेंटल हो जाएगा आपका जब आपका थीटा अपर साइड में बनेगा। अगर आपका थीटा लोअर साइड में बन रहा होता तो ये कंपोनेंट हो जाता कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हो जाता साइन थीटा। बहुत से बच्चे आज भी कंपोनेंट नहीं निकाल पाते हैं अकॉर्डिंग टू थीटा, तो बेटा आज देख लेना और सीख लेना। बात समझ में आई? ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बोर्ड पेपर में भी दिक्कत करती हैं, कंपटीशन में भी हमें न्यूमेरिकल आते हुए गलत हो जाते हैं। बहुत से बच्चे मुझको ऐसे मिलते हैं कि इस फॉर्मूले के बहुत बार न्यूमेरिकल आए हैं नीट वगैरह में और आईआईटी वगैरह में, और नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। वो कोई दूसरी दुनिया का पेपर थोड़ी नहीं है तो इसी दुनिया का ना। ओवरऑल तुमको लैंग्वेज में फंसाएगा, लगेगा तो फॉर्मूला यही ना, मैलस लॉ थोड़ी ना बदल जाएगा भाई। एक की जगह हो सकता है हमने 2 क्रिस्टल पढ़ा है, हो सकता है वो 4 रख दे, बस अंतर इतना हो सकता है। 4 की जगह 6 ले सकता है, 3 ले सकता है, 5 ले सकता है, क्रिस्टल बढ़ा सकता है, फॉर्मूले को थोड़ी नहीं बदल सकता। अब थीटा फिर नोटिस करने वाली चीज है, अगर उसने थीटा इस साइड से दिया है तो तुम्हें लेना ऊपर वाला ही है। मान लो 45 यहां दिया तो बिना सोचे समझे 45 ले लो, क्योंकि cos 45 sin 45 दोनों सेम होते हैं। और अगर यहाँ 30 दिया है तो तुम्हें यहाँ 60 लेना है, यहाँ 60 दिया है तो तुम्हें यहाँ 30 लेना है। बात समझ में आई? नहीं आई? क्लियर है ना? बिल्कुल ये टॉपिक कि गलत नहीं होना चाहिए न्यूमेरिकल फिर बोर्ड पेपर में। मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ो उसको ऐसा पढ़ो कि तुम्हें चाहे जितना फंसाने की कोशिश करे, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप 100% न्यूमेरिकल सही लगाओगे। वही बच्चा जो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने की कोशिश करता है और सीढ़ी चढ़ते समय सोचता है कि मैं एक बार में 4 में उछाल लगाऊं और गलती से चौथी वाली में पैर सही नहीं पड़ा तो मुंह के बल गिर जाएगा और पूरे चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा। अगर तुम डायरेक्ट ही सवाल को एक बार में हल करना चाहोगे नहीं लगा पाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इस चैप्टर में इस टॉपिक के सबसे ज़्यादा सवाल गलत होते हैं बच्चों से। इंटरफेरेंस तुम लगा लोगे, छोटे मोटे 2-3 तरीके मैं तुमको बता दूंगा, जिंदगी में तुम्हारे सवाल गलत नहीं होंगे, लेकिन यहाँ फंस जाओगे तुम भैया। इसीलिए मैं इसको ज़्यादा जोर दे के कह रहा हूँ कि इसमें आप एक एक स्टेप हल करना। पहला क्रिस्टल सॉल्व हो गया, इंटेंसिटी निकाल लिया, कोई बात नहीं। दूसरा क्रिस्टल सॉल्व किया, फिर इंटेंसिटी निकाल लिया, कोई बात नहीं। 3 क्रिस्टल रखे, फिर से सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? अब नोट कर लो भैया, यहाँ लिख लेना अगेन पोलेराइड और इसको डाल लीजिएगा P2, और कंपोनेंट वाले डायग्राम जरूर बना लेना भैया।